जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 50 हिंदी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए कि आपका इसमें कितना स्कोर आता है। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि ब्रज भाषा है, तो ऑप्शन की सहायता से बताना है कि ब्रज भाषा कैसी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। अब 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त। उपरोक्त यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपरोक्त के जगह पर उपरयुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर की। निम्न प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी उज्ज्वल। उज्ज्वल नहीं होता है, यहाँ पर दोनों ज होता है वो आधा होगा, उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। अब यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि निम्न प्रश्न में अशुद्ध को पहचानिए। यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतरात्मा। यहाँ पर अंतरात्मा होना चाहिए, रात्मा यहाँ पर होना चाहिए, रत्मा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर की। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन किस क्रमांक में है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी य और व, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अब यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि वह व्यंजन है, तो आपको बताना है कि कैसा व्यंजन है। तो ऑप्शन की सहायता से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि देहात शब्द का विशेषण रूप है। देहात शब्द का विशेषण रूप बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहाती। देहाती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 58 नंबर की। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का यहाँ पर भाववाचक संज्ञा रूप बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छुटपन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि अच्छाई का विशेषण रूप है, तो अच्छाई का विशेषण रूप हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर की। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है, आपको बताना है कि उस शब्द क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर उस शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संकेतवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 61 नंबर की। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, यहाँ पर धीरे धीरे कौन सा शब्द है ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिया विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है, आपको बताना है कि कितने विशेषण है इस वाक्य में। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुल 3 विशेषण है। पर तीनों के तीनों विशेषण अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, यहाँ पर तीनों विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर की। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुभंकर। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धूमिल। धूमिल जो है यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, किस वाक्य में है अपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग रूप बताना है तपस्वी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी तपस्विनी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर की। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चैत। चैत जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनमना। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ के साथ लिखा है। दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना है। जड़ का यहाँ पर स्तब्ध दिया गया और तो दूसरा अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर की। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है असुरक्षित शब्द में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधनसु। यहाँ पर टोटल 2 उपसर्ग हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो बताना है कि वया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खवैया। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगाधन उदकम गंगोदकम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गंगोदकम जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सखी धन आगमन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर की नौढ़ा का संधि विच्छेद है। नौढ़ा का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नौधन उड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो बताना है यहाँ पर कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुण स्वर संधि कहलाती है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 78 तक, जिसमें समास छांटना है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर लंबोदर में कौन सा समास है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अब यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि नवग्रह में समास बताइए। तो नवग्रह में समास बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 78 नंबर की देशांतर में समास क्या होगा? तो देशांतर में समास बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं। तो बताना है क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अतुलनीय। अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया गया 80 से 82 तक की शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 80 नंबर में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है 81 नंबर में। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो शुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न भी यहाँ पर 82 नंबर दिया गया जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। अब यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है कि संकेतवाचक वाक्य इसमें कौन सा है? आपको बताना है कि संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी यदि सुकृत आया तो जुबीन दिल्ली जाएगा। यहाँ पर ये संकेतवाचक वाक्य है, यदि सुकृत आया तो जुबीन दिल्ली जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ यहाँ पर करना है। तो सूची 1 दिया गया शब्द और सूची 2 में अर्थ दिया गया, तो जल्दी से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको मिलान कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलज, जलज का यहाँ पर होता है कमल, ठीक है। जलद का यहाँ पर होता है बादल और जलधि का समुद्र होता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2, 1 और 3। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। अब यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी के सभी द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि सुगम शब्द का विलोम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दुर्गम। सुगम का विलोम दुर्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है कि खंडन का विलोम शब्द क्या है? खंडन का विलोम शब्द बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समर्थन। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर की जिसका विभाजन न किया जा सके एक शब्द है। तो बताइए एक शब्द में क्या कहते हैं जिसका विभाजन न किया जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अविभाज्य। अविभाज्य यहाँ पर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की जहाँ पहुँचना कठिन हो एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं एक शब्द में। अगला प्रश्न दिया गया 90 नंबर की सिर आंखों पर बैठना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर आंखों पर बैठना के मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत सम्मान देना। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना? तो बताइए कौन से कहावत का अर्थ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर मुहावरा नहीं है जिसका अर्थ होता है कहीं ठिकाना न होना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है। जल्दी से बताइए जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक घमंड करना। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ क्या है? टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए यानी जरा भी न हिलना। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर की आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर की दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आश्चर्य प्रकट करना। अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है। 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों ही अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो बताना इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी करुण रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न 97 नंबर दिया गया है कि 12 बरस लौ कुकुर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है। तो किसकी पंक्ति है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जगनिक की। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मानक भाषा कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया कि सुर सागर किस भाषा की रचना है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर दिया गया कि अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें पाने वाले पदनाम से संबोधित किया जाता है। पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।